एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम नर्मदा बचाओ आंदोलन के 40 वर्षों के संघर्ष को समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार यह आदिवासियों, ग्रामीणों और मजबूरों की आवाज़ बना। यह आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया, बाबा आमटे और मेधा पाटकर के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इस आंदोलन के पीछे और उन ऑब्जेक्टिव्स के साथ क्या रिजल्ट्स मिले, किस प्रकार से यह आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ा, क्योंकि 40 सालों का बहुत ही लंबा चलने वाला इन्वायरमेंटल मूवमेंट था ये। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं एक एक करके हम लोग क्रोनोलॉजिकली हर एक चीज़ को समझेंगे। कैसे ये जो आपका प्रोजेक्ट था ये पास हुआ, फिर किस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने इसे फाइनेंस किया, फिर कैसे वर्ल्ड बैंक इससे पीछे हटा और आज के समय तक क्या इसमें अपडेट्स है, कैसे सरदार सरोवर डैम का जो इनॉग्रेशन हुआ है या कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुना है, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा की घाटी में अब लड़ाई जारी है, नर्मदा की घाटी में अब लड़ाई जारी है। चलो उठो रोकना विनाश है, चलो उठो रोकना विनाश है। विकास के नाम पर बांध का ये खेल है, विकास के नाम पर बांध का ये खेल है। सोच लो जान लो लाभ हानि कितनी है, सोच लो जान लो लाभ हानि कितनी है। सिंचाई की भी भूल है, दलदल तो होनी है, सिंचाई की बबूल है। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. देखिए, नर्मदा नदी जो है, जैसे गंगा नदी बहुत ही पवित्र है हमारे देश में, उसी तरीके से नर्मदा जो है वो एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, बहुत ही लंबी नदी है, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की और बहुत ही ज़्यादा पवित्र भी मानी गई है। ये हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी इसका कई जगह पर आप देखोगे नर्मदा नदी का बहुत जगहों पर उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ ये जो नदी है ये बहुत ही इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इन सबको एक अपने आसपास, ये जितना भी नर्मदा बेसिन है वो अपने आसपास एक तरीके का ऐसा इन्वायरमेंट सिस्टम या ऐसा इकोलॉजी बनाता है जो कई सारे आपके फ्लोरा, फौना और कई सारे ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी बन जाती है। इसको लाइफलाइन ऑफ सेंट्रल इंडिया भी कहा जाता है। तो देखिए, 3 स्टेट से, गुजरात, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, इन तीनों से ये जो नदी है ये पास होती है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स को, साथ ही साथ जंगलों में, साथ ही साथ जितने भी आपके फ्लोरा एंड फौना है, सबके लिए ही ये नदी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्या है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट? देखो, ये जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपको पता है जवाहरलाल नेहरू के ही टाइम से क्या था, जवाहरलाल नेहरू बिलीव करते थे कि जो डैम्स हैं ये एक तरीके से डेवलपिंग नेशंस के लिए टेम्पल्स है या डेवलपमेंट के टेम्पल्स कहते थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो उसीलिए 1960s से ही डैम्स किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए देश का, इस पर बातें चलती ही थी, इस पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा था। फिर क्या हुआ कि आपकी ये जो 3 स्टेट्स है इनके बीच में जो डैम बनेगा, जो नर्मदा का जो प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ, उसको किस तरीके से उसका पानी किस किस स्टेट को कहाँ कहाँ मिलेगा, कैसे कहाँ पर कौन से डैम्स बनेंगे, इन सब का डिसीजन जो है ये एक वाटर ट्रिब्यूनल ने लिया और वाटर ट्रिब्यूनल ने जब अपना डिसीजन दे दिया उसके बाद से इस डैम का काम होना स्टार्ट हुआ। अब कितने डैम्स बनने थे इस प्रोजेक्ट में? अराउंड 30 मेजर डैम्स बनने थे, जिसमें से आपका सरदार सरोवर डैम, आपका माहेश्वर डैम, ओमकारेश्वर डैम, यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं, नर्मदा सागर डैम आपका, और उसके अलावा बरगी, तवा, इन जैसे छोटे छोटे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी थे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, इंदिरा सागर डैम, ये सारे डैम्स यहाँ पर आपके इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने थे। 135 मीडियम और लगभग 3000 से ज़्यादा आपके स्मॉल डैम्स को भी कंस्ट्रक्ट करना था। तो ये था हमारा नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। अब इसमें आंदोलन क्यों होना स्टार्ट हुआ या फिर क्या दिक्कतें थी इसके साथ, इसको हम लोग समझते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर एनबीए, ये 1985 से स्टार्ट हुआ। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये जब डैम्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो वहाँ के जो लोग थे, जो ह्यूमन सेटलमेंट था, उसको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया, उसको प्रॉपर रहने की जगह नहीं दी गई, उनका लैंड ले लिया गया, फिर उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। ऑल्दो जो आपका वाटर ट्रिब्यूनल था उसने लगभग 2
2 हेक्टेयर लैंड देने की बात करी थी फैमिलीज़ को, और भी बहुत सारे उनको प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर उनका जो आप कहते हैं ना रिहेबिलिटेशन कराना, इन सब की कई सारी गाइडलाइंस आपके जो वाटर ट्रिब्यूनल था उसने दिया था। मगर अलग अलग स्टेट्स की जो सरकारें थी, भले वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, तो सरकारों ने क्या, किसी भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हो रही है, जो सरकारें थी उन्होंने प्रॉपर जो डेवलपमेंट करने की आड़ में उन्होंने जो लोगों को डिस्प्लेस करा, उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला, उनको सही ही फैसिलिटीज़ नहीं मिली, उनको ना एक तो लैंड भी नहीं दिया, प्लस उनके सेटलमेंट का भी कुछ नहीं देखा कि वो कहाँ पर जाएंगे कैसे। तो इसी टाइम पर मेधा पाटकर नाम की एक स्टूडेंट थी ही वहाँ पर, जो अपनी रिसर्च के लिए स्टडी कर रही थी। तो उन्होंने जब ये सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पर आसपास, तो उन्होंने देखा इन सब चीज़ों को और उसके खिलाफ ये नर्मदा बचाओ आंदोलन करने का उन्होंने सोचा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस आंदोलन का? इसका ऑब्जेक्टिव था टू अपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स ऑन द नर्मदा रिवर, पर्टिकुलरली द सरदार सरोवर डैम। सबसे बड़ा डैम था सरदार सरोवर जो बनने वाला था आपका, विच इज़ द लार्जेस्ट डैम इन द प्रोजेक्ट। द मूवमेंट रेजेस कंसर्न्स अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एसोसिएटेड विद दीज डैम प्रोजेक्ट्स। जो वहाँ के जो आदिवासी लोग थे, जो ट्राइबल लोग थे, जो ग्रामीण थे, उनके साथ बहुत गलत हो रहा था। उन्हें एक तो उनकी लैंड से भगा भी दिया जा रहा था, साथ में उन्हें कोई दूसरी लैंड भी नहीं मिल रही थी, और एक जो इकोसिस्टम जो बना होता है किसी जगह का, उसको अगर डिस्ट्रॉय किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के लिए ख़राब हो जाती हैं। ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे इस नर्मदा बचाओ आंदोलन के। अब इसका शीर्ष नेतृत्व कौन कर रहा था? सबसे पहले तो मेधा पाटकर इन्होंने क्या, ये एक आप कह सकते हैं सोशल एक्टिविस्ट थी और साथ ही साथ एनवायरमेंटलिस्ट भी थी। इन्होंने इस इशू को बहुत जगह पर उठाया। बाद में इन्हें बाबा आमटे का भी सपोर्ट मिला। बाबा आमटे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटलिस्ट थे। इन्होंने भी नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए कई सारे हंगर स्ट्राइक्स करे, बहुत सारी इन्होंने पैदल यात्राएं निकाली, रैलियां निकाली, और इनको लोकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला। जो विलेजर्स थे, जो आदिवासी थे, जो भी ग्रामीण लोग थे, उन्होंने भी इनका काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। और इसी से धीरे धीरे ये जो था, ये इंटरनेशनली ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और साथ ही साथ इसे राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी मिला 1991 में। तो मेधा पाटकर ही सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लीडर रही है। साथ में बहुत सारे ढेरों NGOs इनके साथ में जुड़ गए। जो ग्रामीण थे वो तो इनके साथ में जुड़े हुए थे ही। 1985 से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन के। सबसे पहले इन्वायरमेंटल कंसर्न्स था, क्योंकि देखो जब लार्ज जो डैम्स बनते हैं, मैंने पहले ही बताया, उसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत जंगलों की कटाई करनी पड़ती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, और रिवर का जो नेचुरल फ्लो है उसमें भी अगर आप बांध बनाते हो तो जो नेचुरल फ्लो है उसको आप एक तरीके से रोक रहे हो, तो ये भी इन्वायरमेंट के कहीं ना कहीं खिलाफ जाता है। साथ ही साथ सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स की तो यहाँ पर बात हो ही रही थी, क्योंकि जो लोग थे, जो उनको डिस्प्लेस किया जा रहा था, उनको प्रॉपर आप किसी भी तरीके से लैंड नहीं दे रहे थे, उनके जो राइट्स थे उनका पूरी तरीके से हनन किया जा रहा था। तो ये सारी इसके साथ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड थी। देखो ये जो सरदार सरोवर डैम है या नर्मदा सागर डैम है, इससे अराउंड 2.5 लाख लोग जो हैं वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होने का अनुमान लगाया गया था, और हुए भी थे। कई लाखों लोग जो हैं वो यहाँ से अपनी अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए थे। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा था और बहुत ही सारी ही ख़राब चीज़ें हो रही थी। साथ ही साथ ये जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, जो मेधा पाटकर थी, इन लोगों ने ये भी कई सारी स्ट्रैटेजीज भी दी कि आप डैम्स को ना बना के और भी बहुत सारे तरीके हैं वहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए, जिससे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी रह सकती है। तो यही सारा जो था, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन के। अब ये जब आंदोलन चल रहा था तब कई सारे नारे दिए गए, जैसे कोई नहीं हटेगा, बांध नहीं बनेगा, विकास चाहिए, विनाश नहीं, ऐसे ढेरों नारे दिए गए आपके मेधा पाटकर के द्वारा। और ये मूवमेंट धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फेमस होने लगा। कई सारे इंपॉर्टेंट जो फिगर्स है, जैसे अरुंधति रॉय हो गया, आपके आमिर खान हो गए, नीतीश कुमार जो बिहार के CM भी है, तो इन सब का इसे काफ़ी सपोर्ट भी मिला इस मूवमेंट को। साथ ही साथ इसमें नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होते थे, रैलीज होती थी आपकी। एक बार तो क्या हुआ कि आपकी जो मेधा पाटकर थी वो VP सिंह उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उनके घर के बाहर जाके इन्होंने कई सारा लोगों को ले जाके लगभग 2000 लोगों के साथ इन्होंने प्रोटेस्ट करा। और साथ ही साथ ये 21 दिनों के फास्ट पर भी रहीं, फास्ट टिल डेथ जो होता है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत टाइप के डिमॉन्स्ट्रेशंस, बहुत टाइप की रैलीज, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने
ये थ्रू आउट लंबे टाइम पीरियड तक ये सारी चीज़ें ये करते रहे। अब देखो इसमें बीच में एक रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक भी आता है। वर्ल्ड बैंक ने इनिशियली क्या किया था, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करा था। उन्होंने अपनी एक एड भेजी थी जिसमें $450 मिलियन का उन्होंने पैसा भेजा था, ताकि ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलना था ये पैसा, ताकि आपका जो ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है इसको और आगे बढ़ाया जाए और ये जल्द से जल्द बने। लेकिन जब मेधा पाटकर जो थी, इन्होंने जब इसके खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्होंने वॉशिंगटन तक भी ये पहुंची, इन्होंने कई सारी वर्ल्ड बैंक पर भी इन्होंने ये कहा कि प्रॉपर इन लोग ने रिसर्च नहीं करा, प्रॉपर तरीके से देख करके नहीं लोन सैंक्शन किया इन्होंने, और बहुत सारे इसमें जो रिहेबिटेशन की प्रॉब्लम्स है या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, इस तरीके से इसको इंटरनेशनली एक मुद्दा बनाया गया। जिसके बाद में वर्ल्ड बैंक ने एक मॉर्स कमीशन नाम से एक कमीशन को इस्टेब्लिश किया, फिर उसने चेक करा, और धीरे धीरे जो 1993 आते आते क्या हुआ कि जब तक इसकी रिपोर्ट वगैरह आउट हुई और वर्ल्ड बैंक ने भी एक तरीके से ये जो प्रोजेक्ट था इससे बाहर निकलने के लिए ये सोचा, और तब तक इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि वर्ल्ड बैंक से ये जो हेल्प मिली थी इसको रिजेक्ट कर दिया, और फिर क्या किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये जो प्रोजेक्ट है ये हम खुद ही बनाएंगे, यानी इंडियन गवर्नमेंट ही इसको बनाएगी, इसको आगे लेकर के आएगी। तो एक ये जो वर्ल्ड बैंक का इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट NBA का अचीवमेंट है कि वर्ल्ड बैंक को इन्होंने कन्विंस कर लिया इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स थे इस आंदोलन में। इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो वर्ल्ड वाइड और साथ में इंडिया में बहुत ज़्यादा इन सारे प्रोजेक्ट्स के खिलाफ या किस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है इसके लिए अवेयरनेस जागृत की गई। देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये डैम्स के कंस्ट्रक्शन को या फिर आपका इस डेवलपमेंट को रोकने में तो सक्षम नहीं रहा, लेकिन इसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जिसकी वजह से लोगों को हक मिला, लोगों की आवाज़ के तौर पर ये जो मूवमेंट था ये देश के सामने आया। अब कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की हम लोग बात करने वाले हैं। डैम्स बनते रहे थे, कई सारे कोर्ट केसेस हुआ, काफ़ी सारे पॉलिटिकल भी, NBA के कई सारे जो आपके प्रोटेस्टर्स थे उनको कई बार अरेस्ट कर लिया जाता था, मारा पीटा जाता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, कंट्रोवर्सी चलती थी, ऑपोजिशन जो है वो रूलिंग पार्टी पे कुछ ना कुछ ब्लेम गेम खेलता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जो डेवलपमेंट का जो काम था, जो डैम्स का काम था वो चलता रहा, और एट द एंड आपके 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सरदार सरोवर डैम को इनॉग्रेट किया। इसके इनॉग्रेशन के बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन ने थोड़ा बहुत जो भी प्रेस में जो भी चीज़ें थी, लेकिन इसका जो एक अचीवमेंट वाला पार्ट है वो क्या है कि क्योंकि गुजरात का जो स्टेट था उसने काफ़ी हद तक रिहेबिटेशन या रिकंस्ट्रक्शन में वो सक्सेसफुल था। लोगों के साथ उतना गलत गुजरात में नहीं हुआ था जितना मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में हुआ था। तो मध्य प्रदेश के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पर केस चल रहा था वहाँ पर उन्होंने 60 लाख हर एक परिवार को देने की बात करी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर एक परिवार को 60 लाख रुपये देगी ही। और कितने अफेक्टेड फैमिलीज थे, अराउंड 681 या 700 से ऊपर जो आपके फैमिलीज थे वो इस प्रोजेक्ट की वजह से अफेक्टेड थे। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद काफ़ी ही एक तरीके से इसको भी अचीवमेंट माना गया नर्मदा बचाओ आंदोलन को। और अभी भी जो डैम्स है वो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन भी ऑल्दो काफ़ी अब कम हो चुका है, इसका बहुत ज़्यादा अब देखा नहीं जाता है इसको, लेकिन इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहा है भारत के इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मूवमेंट रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर आपको सारे नोट्स और इम्पॉर्टेंट एंड जितनी भी बुक्स हैं या जो भी आपकी समरीज़ है सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा।